गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुनो पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रात से खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है, मौसम खुशगवार है, मुसलसल बारिश हो रही है। उम्मीद करती हूँ आप ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बारिश को एंजॉय कर रहे होंगे। हम नई सुबह, नए जज्बे और नई उम्मीद के साथ आपके सामने मौजूद हैं। मैं हूँ नजफ राजा और मेरे साथ हैं उज़ैर मलिक। सुबह बखैर और आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जनाब। और आपका जो दिन है ये भी बड़ा बेहतरीन गुजरा होगा, क्योंकि मौसम तो अच्छा है ही, लेकिन सड़कों पर कुछ पानी मौजूद है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में जो है वो खलल भी पड़ रहा है। लेकिन खैर, इसके बावजूद जनाब, जब मौसम खुश है तो फिर आप भी खुश हैं, क्योंकि हम इस खुशगवार मौसम को खुशी का नाम ही देते हैं। आज का शो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि दिलचस्प और तफरीह से भरपूर हम ये शो लेकर आपके सामने आ चुके हैं, जिसमें आप जो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, दिल से महसूस करना चाहते हैं, हम उन मौज़ूआत पर बात करेंगे। हम बात करेंगे मुल्की सियासत की भी, जहां तहरीक से पहले ही तहरीक इंसाफ बिखरती नजर आ रही है और इस पर दो टोक और बेलाग तज्जिया होगा। मिलवाएंगे आपको मिस ग्लोबल पाकिस्तान से, जिन्होंने ना सिर्फ हुस्न का ताज पहना बल्कि अपनी जहानत से दुनिया को हैरान कर दिया। प्रोग्राम में बात होगी बरतानिया से आने वाली एक बड़ी खुशखबरी के हवाले से भी। ये खुशखबरी है क्या, ये आपको भी बताएंगे। सेहत का जिक्र भी करेंगे, खास तौर पर दांतों के मसाइल और उसके हर्बल इलाज और उसके पीछे छुपे राजों का। इसके अलावा अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत और तहकीकात में सामने आने वाले अब तक के जो ताज़ा तरीन चौंका देने वाले इंकशाफात हैं, उन पर भी बात करेंगे। और साथ ही प्रोग्राम में दिलचस्प और वायरल स्टोरीज भी शामिल करेंगे। वो खबरें, वो वीडियो से कहानियां जो सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड्स बन चुके हैं, वो भी हम आपको आज के रोज बताएंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं मौसम की सूरत हाल से। आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम की सूरत हाल क्या है, ये जानते हैं नजफ से। आइए आपको वेदर अपडेट से आगाह करते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून का ताकतवर स्पेल जारी है। कई शहरों में मूसलाधार बारिशों ने जल थल एक कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। NDMA ने अगले 2 से 3 रोज के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों, अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुगजानी का अलर्ट जारी कर दिया है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां मुख्तलिफ इलाके बादलों की लपेट में रहेंगे। गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28 और कम से कम 16 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की जानिब चलते हैं, वहां पर पारा आज ज्यादा से ज्यादा 25 और कम से कम 13 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। और अब नजर डालते हैं आज़ाद कश्मीर के मौसम पर, जहां बेशतर इलाकों में बादल छाए रहेंगे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में बारिश के बाद शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27 और कम से कम 22 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की जानिब चलते हैं, वहां पर पारा आज ज्यादा से ज्यादा 25 और कम से कम 19 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में मजीद बारिश मुतवक्के है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बेशतर इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। पेशावर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की जानिब चलते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहते हैं। वहां पर ज्यादा से ज्यादा पारा 25 और कम से कम 17 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर अजला में बारिश की पेशगोई की है। और अब जिक्र करते हैं सूबे पंजाब के मौसम का। सूबे के बेशतर अजला में काली घटाओं का राज बरकरार है। लाहौर का ज्यादा से ज्यादा पारा 32 और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद की जानिब चलते हैं, वहां पर पारा ज्यादा से ज्यादा 29 और कम से कम 24 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की जानिब रुख करते हैं, वहां पर दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 34 और कम से कम 26 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के ज्यादातर इलाकों में बारिश मुतवक्के है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं सूबा बलूचिस्तान का मौसम, जहां दिन भर सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। बात करते हैं कोयटा का दर्जा हरारत आज ज्यादा से ज्यादा 35 और कम से कम
18 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान शुमाल मशरकी और जनूबी बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। और आखिर में हमेशा की तरह तस्करा करते हैं सुबह सिंध के मौसम का। सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और शदीद हब्स रहेगा। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 और कम से कम 29 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की जानिब चलते हैं, वहाँ पर पारा ज़्यादा से ज़्यादा 36 और कम से कम 28 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान जनूब मशरकी और बालाई सिंध में बारिश मुतवक्के है। मुल्क भर में मानसून बारिशों का तबाहकुन स्पेल जारी है। मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी है। मूसलाधार बारिश ने गलियां नदी नालों में तब्दील कर दी। नशेबी इलाके से रेयाब आ चुके हैं और कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो चुका है। बारिशों से दरियाए सिंध में पानी की सतह में मज़ीद इजाफा हुआ है। कश्मीर की बात करें तो दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद हुई है और दरमियाने दर्जे के सैलाब का भी ऐलान कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद मूसलाधार और तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी है। NDMA ने मानसून बारिशों के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 26 जून से 15 जुलाई तक मानसून बारिशों के दौरान 116 अफराद जाम बहक जबकि 253 जख्मी हुए हैं। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5 अफराद जाम बहक जबकि 41 जख्मी हुए। और इसी तमाम पे बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है DG PDMA पंजाब इरफान काठिया साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरफान साहब बताइएगा, पंजाब में मानसून स्पेल के बायस अब तक मजमूई तौर पर कितने अजला मुतासर हुए या मुतासर होने का खदशा है? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी एंड वेरी गुड मॉर्निंग। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल जैसे आपने कहा, जो अभी हालिया स्पेल है बड़ा स्ट्रॉन्ग स्पेल था और इसके पेश नज़र पूरे पंजाब में बहुत ज़्यादा बारिश हुई और आपने देखा लाहौर में भी रात दोबारा इस सीज़न की बड़ी बारिश, दूसरी बड़ी बारिश वो देखी, जिसमें तकरीबन लाहौर में बाज़ मुकामात पर 170 से 80 मिलीमीटर बारिश भी हुई। और लेकिन आपने देखा कि चीज़ें, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के ऊपर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी और अदारों ने इंश्योर किया हुआ था कि डीसिल्टिंग का प्रोसेस बार बार वो हुआ और मल्टीपल साइकिल में डीसिल्टिंग होने की वजह से उतनी दुश्वारी वो पब्लिक के लिए नहीं हुई। सारी शाहराएँ वो रात में ही वो क्लियर हुई और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ इज़ नॉर्मल। लेकिन अभी क्योंकि ये 17 तक इस हालिया जो स्पेल है इसने रहना है और 17 तारीख तक ये इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग मानसून पूरे पंजाब को मुतासर करेगा और आज का दिन भी सारा दिन मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ इंटेंसिटी की बारिशें फिर मौजूद रहेंगी। अनफॉर्चुनेटली पंजाब में अगर हम ओवरऑल नुकसानात की, जैसे आप NDMA की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसानात हैं वो सूबा पंजाब, क्योंकि बड़ा सूबा है, इस हवाले से भी नुकसानात भी इधर ज़्यादा हुए कि आलमोस्ट अभी तक तकरीबन 150 से ज़्यादा ज़ख्मी लोग हैं और हमारे पास तकरीबन 64 अमवात हैं 25 जून से अब तक। तो पब्लिक से भी मैं आपके चैनल के तवस्सुत से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अभी स्पेल ये आगे भी है और इस साल वैसे भी मानसून ओवरऑल 20 से 25% अबव नॉर्मल है। और पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब में जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड है हमारी, गुजरात डिवीजन, गुजरांवाला डिवीजन और लाहौर डिवीजन अप टू उकाड़ा, इन अजला में बारिशें 40 से 60% ज्यादा हैं। और ये पहले 15 दिन में ही हमें ये पता चला मानसून जब ये स्टार्ट हुआ है। तो अभी तक की जो स्टैटिस्टिक्स हैं पिछले सालों से कंपैरिजन में 60 से 70% बारिश ज्यादा हो रही है और अबव नॉर्मल रेनफॉल है। बिल्कुल ज्यादा बारिशें हो रही हैं। इरफान साहब तो ये भी बता दीजिए कि पंजाब के कौन से ऐसे अजला हैं जिसको इस वक्त हाई अलर्ट पर रखा गया है? बिल्कुल, मैंने जैसे पहले गुजारिश की, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब है जिसमें गुजरात डिवीजन के तीनों अजला, जिसमें मंडी बाउद्दीन, गुजरात, हाफजाबाद, इसी तरीके से गुजरांवाला डिवीजन के तीनों अजला जिनमें नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला,
लाहौर के चारों अजला जिसमें कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहिब, लाहौर और उकाड़ा, फैसलाबाद की ये जो बेल्ट नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब जिसको हम कहते हैं, इसमें सबसे ज्यादा बारिशें हैं और इसमें अर्बन फ्लडिंग के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जी बिल्कुल ठीक है इरफान साहब, आपने बड़ा तफसीलन हमें आगाह किया मौसम की सूरत हाल से कि फर्दर सूरत हाल हो सकती है मौसम की, वेदर की, और हमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। नाजरीन, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। वजारत ख़जाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे इजाफा किया गया और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 284 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। जी हाँ, और ऐसे वक्त में हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, जबकि हम देख रहे हैं कि आलमी मार्केट में अगर देखें कंपैरेटिवली तो बहुत ज़्यादा कोई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी जो है वो बरकरार रखी है। इस वक्त हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 74 रुपये 51 पैसे फ़ी लीटर, जबकि पेट्रोल पर यह लेवी 75 रुपये 52 पैसे फ़ी लीटर पर बरकरार है। 1 जुलाई को पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर इजाफा, जबकि हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 39 पैसे महंगा किया गया था। और पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर महंगाई का तूफान मजीद होने का खदशा है, जिस पर पंजाब की सतह तक बात करें तो लगता है पीरा भी कुछ नहीं कर पाएगी। अवाम का खासा पारा जो है वो इस वक्त चढ़ा हुआ है और हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना भी बना रही है अवाम। और अब देखना ये कि अवाम जो है क्या अपने हुकूक के लिए कोई आवाज़ उठाती है, कुछ सड़कों पर निकलती है या नहीं, या हुकूमत जो है कुछ अवाम को रिलीफ देने के बारे में सोचती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को आने वाले रोज़ में 15 दिन के बाद कुछ कम किया जाता है नजरसानी करके या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अभी चलते हैं एक ब्रेक की जाने। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फैशन की दुनिया की। तो पेशावर की बाहिम्मत और बासलाहियत दुआ खतीजा ने मिस ग्लोबल पाकिस्तान 2025 का ताज अपने सर सजाकर सबको हैरान कर दिया। हाल ही में लाहौर में होने वाले शानदार मुकाबले में जहां मुल्क भर से हसीनाओं ने अपनी खूबसूरती, एतमाद और शख्सियत के जलवे बिखेरे, वहीं दुआ खतीजा ने अपनी पुरकशिश रैंप वॉक, जहानत भरी गुफ्तगू और बावकार अंदाज से न सिर्फ जजेस के दिल जीते बल्कि देखने वालों पर भी गहरा तासुर छोड़ा। खैबर पख्तूनख्वा जैसे रिवायती माहौल से ताल्लुक़ रखने के बावजूद दुआ खतीजा ने ख्वाब देखा, खुद पर यकीन रखा और अपनी मेहनत से इस ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। मिस ग्लोबल पाकिस्तान का एजाज़ हासिल करके दुआ खतीजा ने न सिर्फ अपने लिए कामयाबी का दरवाज़ा खोला बल्कि दुनिया को ये पैगाम भी दिया कि पाकिस्तानी ख़वातीन हसीन भी हैं, बावकार भी, और हर मैदान में अपनी सलाहियतों से खुद को मनवाना भी जानती हैं। वक्त मिस ग्लोबल पाकिस्तान दुआ खतीजा हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। दुआ खतीजा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो इस टाइटल को जीतने पर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी जानिब से, हमारी टीम की जानिब से। ये बताइए, ये एजाज़ हासिल करना कितना बड़ा आपके लिए ख्वाब था और इस पर कितना आप फ़ख्र महसूस कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए इस शो में। और मुझे आई एम रियली ऑनर्ड कि मुझे टाइटल मिला, बट आई फील लाइक मेरा ऑनर, आई एम रियली ऑनर्ड, बट उसके साथ साथ इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ कि मैं इस टाइटल को किस तरह यूज़ करती हूँ अपने कम्युनिटी के लिए, कि अपनी कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए। बिल्कुल ठीक है, हमें इस इवेंट के बारे में कुछ बताइए कि कितनी लड़कियों ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया और मुकाबले में सिर्फ खूबसूरती पे ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने सेट किया हुआ था या कुछ जहानत भरे सवाल? अच्छा, इसमें हर साल मिस पाकिस्तान वर्ल्ड की एप्लीकेशंस ओपन होती हैं, उनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में, उनका इंस्टाग्राम पेज भी है और उसमें बहुत सारी एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं। इस बार 400 to 500 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था, जिसमें से हम 6 लोग सेलेक्ट हुए थे, जिसमें से 5 लड़कियां विनर्स थी और 1 लड़का विनर्स था। सबके डिफरेंट टाइटल्स होते हैं, एज वाइज भी होते हैं, जैसे मिस MISS वाला मिस होता है, फिर दूसरा MS वाला मिस होता है, तो इसमें डिफरेंट टाइटल्स होते हैं। तो इस बार हम सारी लड़कियों ने जो जीता, मेरा जो था मिस पाकिस्तान ग्लोबल का टाइटल था और ये लाहौर में इवेंट हुआ था फेलिटीज़ में।
अच्छा दुआ, आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से बात हो रही थी, क्या सिर्फ खूबसूरती ही पैमाना है या फिर जहानत को भी जो है वो टेस्ट किया गया, जहानत को भी चेक किया गया, कुछ ऐसे मौजूआत दिए गए जिन पर बात करने के लिए आपको वक्त दिया गया हो? इस बारे में भी ज़रा बताइएगा हमारी ऑडियंस को। जी। अच्छा, ऐसे हुआ कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर रहे होते हैं तो जी। उसमें आपकी नॉर्मल डिटेल्स की बेसिक जो डिटेल्स होती हैं उसके बाद आपकी एडवोकेसी देखी जाती है कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू विन द टाइटल तो आप किस एडवोकेसी के लिए काम करेंगे। तो मेरी जो एडवोकेसी थी वो क्लीनर एंड ग्रीनर पाकिस्तान की तरफ थी। इसमें इंटेलिजेंस देखी जाती है, आपकी एजुकेशन देखी जाती है, आपका बैकग्राउंड वर्क मतलब इन चैरिटीज़ डोनेशंस ये देखा जाता है। साथ में आपका पोस्चर, वॉक, ब्यूटी ऑब्वियसली देखी जाती है, बट ब्यूटी हमारे ख्याल से इट्स नॉट ओनली आउटर ब्यूटी, आपकी इनर ब्यूटी भी देखी जाती है कि आप अंदर से कितने खूबसूरत हैं और अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है दुआ खतीजा, और बड़ा अच्छा on the लग रहा है आपसे stage- बात करके। मैं मज़ीद आपसे जानना चाहूँगी, जब भी आप इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हो तो फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनका साथ होना, उनका आपको सपोर्ट करना, आपकी हर चीज़ में उनकी कंट्रीब्यूशन होना बड़ा ज़रूरी है। मुझे बताइएगा आपकी फैमिली ने कितना आपको सपोर्ट किया, आपके वालिदैन, आपके रिश्तेदार, क्या उनका तासुर था? क्या आप ये क्वेश्चन रिपीट कर सकती हैं? आपकी आवाज़ जी, में- मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपकी फैमिली ने आपको इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए कितना सपोर्ट किया? अच्छा, सॉरी, मैं आपसे जैसे मैं बोल रही थी कि जब हम स्टेज पे जाते हैं तो हमसे सवाल भी पूछे जाते हैं जिसके बेसिस में हमसे बहुत डिफरेंट, सब लड़कियों से डिफरेंट सवाल पूछे जाते हैं। उसकी बेसिस में भी जो वो होता है हमारी जजमेंट हो रही होती है। फिर इंटरनेशनली पेजेंट्स में लेकिन इंशाल्लाह मेरा दुआ जाने खतीजा, का मैं ये प्लान पूछ है रही हूँ कि जिसमें- आपके पेरेंट्स ने आपको इस कंपटीशन के लिए सपोर्ट किया? क्या वो खुश थे? उनका कितना सपोर्ट था आपके लिए? जी, मैं आ रही हूँ उस बात ठीक पे। है, ठीक है। तो मैं इंटरनेशनल पेजेंट्स में भी जा रही हूँ, तो उसमें यही है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं काफ़ी सपोर्टिव हैं। वो मुझे नेशनल लेवल में भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और ज़बरदस्त। इंटरनेशनल लेवल में भी वो मुझे बहुत सपोर्ट करे। और जो मेरे जो सिबलिंग्स हैं उन्होंने भी काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। मतलब कभी मुझे किसी तरह की उन्होंने किसी चीज़ पे रोका नहीं। मेरे डिसीजंस में उन्होंने हमेशा मेरे साथ दिया। तो आई एम रियली लकी एंड ग्रेटफुल कि मेरे पेरेंट्स जो हैं और मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है। और जी, इंशाल्लाह इंटरनेशनली भी मैं जब जाऊंगी तो मेरी मम्मा मेरे साथ जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। दुआ, हमें ये भी बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो उस रिवायती माहौल में परवान चढ़ने के बावजूद जहाँ पली बड़ी हैं, आपने फ़ैशन की दुनिया को सिलेक्ट किया या फ़ैशन की दुनिया ने आपको चुन लिया? आपका ये जो सफ़र था ये किस तरह से शुरू होता है और कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और उनको ओवरकम किया आपने? अच्छा जी, मैं केबी से हूँ और मुझे पर्सनली कोई चैलेंजेस इसलिए फेस नहीं करने पड़े क्योंकि सबसे पहला चैलेंज तो आपको उसी वक्त स्टार्ट होता है जब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट ना करे या आपके बिल्कुल। सिबलिंग्स आपको सपोर्ट ना करें या फ्रेंड सपोर्ट ना करें। मगर यही जो 3-4 सोर्सेज हैं इनमें से मुझे इन सब में ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो मुझे कोई ऐसा चैलेंज नहीं फेस करना पड़ा। बाकी जो होता है कि केपी में जैसे पाकिस्तान में जो कंजर्वेटिव फैमिलीज़ हैं तो इस तरह केपी में भी हैं। जैसे लाहौर में, जैसे पंजाब में है, सिंध में है, बलूचिस्तान में जो कंजर्वेटिव होते हैं फिर वो कंजर्वेटिव होते हैं, जो अपने हाँ, बच्चों को, बिल्कुल, अपनी वो बेटियों को कहीं पे आगे भी रहे बढ़ना वो देखना वैसे ही चाहते रहते हैं। हैं। तो वो उसी तरह अच्छा, KP दुआ में। खदीजा, मुझे ये बताइए कि फ्यूचर के आपके प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर में मजीद आप क्या करना चाह रही हैं? कौन से मराहिल हैं जिनको अबूर करना चाह रही है? बैनुल-अक़वामी सतह पर कुछ ऐसा प्लान है जो अचीव करके आप पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हैं? जी, मैं नवंबर को इंशाल्लाह इस साल मिस एनवायरनमेंट इंटरनेशनल 2025 के कंपटीशन में हिस्सा लूँगी। वो भी एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट है जो फिलीपींस में हो रहा है और इंशाल्लाह उसमें भी यही होता है कि एडवोकेसी आपकी देखी जाती है कि वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड एडवोकेसी होती है और मेरी एडवोकेसी है ही ग्रीनर एंड क्लीनर पाकिस्तान। तो मैं इंशाल्लाह उस कंपटीशन में जाऊँगी और होपफुली मैं पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल टाइटल विन करके आऊँगी। बिल्कुल जी, आप इंटरनेशनल टाइटल विन करें और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया दुआ खतीजा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात की और इस मुकाबले के हवाले से भी हमें जानने का मौका मिला कि कौन से पैरामीटर्स हैं
जिस पर किसी भी कैंडिडेट को जज किया जाता है तो जनाब बड़े ज़बरदस्त हैं, जिसमें आपकी इंटेलिजेंस देखी जाती है, आपका IQ देखा जाता है, खूबसूरती भी देखी जाती है और साथ ही साथ आपकी इनर ब्यूटी देखी जाती है, यानी आप कितने काइंड हैं और किस कदर आप चैरिटी के जो काम हैं वो करते हैं और आपका मिशन क्या होगा अगर आप जीत जाते हैं। तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त है और अच्छी चीज़ है। इसी के साथ ही प्रोग्राम में अब शामिल करते हैं एक ब्रेक। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएंगे बरतानिया तालीम और मुलाजमत के लिए अगर आप जाने का इरादा रखते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। बरतानिया ने पाकिस्तानियों के लिए एक नई सहूलत का ऐलान किया है जो आपके लिए आसानी पैदा कर सकती है। बरतानिया ने तालीम और मुलाजमत के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए ई-वीज़ा की सहूलत मुतारिफ करवा दी है, जिसका इतलाक 15 जुलाई से हो चुका है और इस नए निज़ाम के तहत अब बेशतर पाकिस्तानी शहरियों को अपने पासपोर्ट पर स्टिकर लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी ना सिर्फ वीज़ा प्रोसेस आसान हो जाएगा बल्कि आपको अपना पासपोर्ट भी अपने साथ रखने की मुकम्मल आज़ादी होगी। बरतानवी हाई कमिश्नर जन मेरिट के मुताबिक ये सहूलत पाकिस्तानी शहरियों के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त है जो न सिर्फ वक्त की बचत करेगी बल्कि वीज़ा स्टेटस और शनाख्त को डिजिटल तौर पर महफूज और फौरी काबिल रसाई भी बनाएगी। ई वीज़ा का ये इकदाम न सिर्फ डिजिटल इमिग्रेशन सिस्टम की बड़ा कदम है बल्कि इससे पाकिस्तानियों के लिए आलमी सतह पर तालीम और रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वीज़ा कंसल्टेंट यूसुफ अलमास साहब। खुशामदीद कहते हैं यूसुफ साहब आपको। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ई वीज़ा की ये जो सहूलत है पाकिस्तानियों को इसका क्या फ़ायदा हो सकता है? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे बात करने का। और पहली बात तो ये है कि अगर UK गवर्नमेंट ये काम ना करती तो ताज्जुब होता, और आज के दौर में जाहिर है कि उन्होंने इस काम को किया है। तो दुनिया में जो भी कोई पॉलिसी बनती है और कोई भी मुल्क बनाए या कोई इदारा बनाए तो सबसे पहले वो अपने बेनिफिट्स को देखता है कि मेरा इसमें बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि खुद उनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसके अंदर, और इस वजह से उन्होंने वो बड़े अरसे से इस चीज़ के पीछे थे कि भाई हम इस चीज़ को कर लें। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें बीच में रुकावटें बन रही थी जिसकी वजह से वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छा इकदाम उन्होंने कर लिया, और अब ये है कि उसके नतीजे में हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं या हमारे पाकिस्तानी वर्कर हैं या हमारे पाकिस्तानी विजिटर्स हैं जो वहाँ पे जाना चाहते हैं बहुत सारी मुख्तलिफ कैटेगरीज में, उनके लिए ये एक बड़ी अच्छी सहूलत मिल गई है कि वक्त भी बचेगा और हैसल भी बचेगी। बिल्कुल ठीक। तो अच्छा यूसुफ साहब, मैं आपसे इन डिटेल मजीद जानना चाहूँगी इस मौजू को लेके। बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान में ई वीज़ा सिस्टम मुतारिफ करवाने की उन्हें बेसिकली ज़रूरत क्यों महसूस हुई, और इसकी आप क्या समझते हैं बुनियादी वजूहात क्या हैं? बुनियादी वजह यह है कि जाहिर है कि उनकी जो इकॉनमी है वो एक इतना सा छोटा सा मुल्क है, ठीक है। अब उनकी इकॉनमी डिपेंड ही इस बात पे करती है कि बाहर से लोग आएँ और वहाँ पे रहें। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि यहाँ जो प्रोसेसेस हैं वो इतने लेंथी हो रहे थे कि जिसकी वजह से एक बहुत ही नेगेटिव फीडबैक उन तक जा रहा था, जिसकी वजह से वो इस बात पे मजबूर थे कि भाई अब कोई ना कोई रास्ता बनाया जाए। तो उस वजह से उन्होंने सबसे पहले तो खुद अपने बेनिफिट के लिए कि ताकि हमारा जो इमिग्रेंट है जो हमारे पास आना चाह रहा है, हमारे पास काम करना चाह रहा है, हमें पास पढ़ना चाह रहा है, स्टडी के ज़िम्मन में हम बहुत सारा हमें रेवेन्यू देना चाह रहे हैं, और वो सारा जो है वो उनका डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को फौरी तौर पे किया। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि वो ये भी समझते हैं, और जाहिर है कि हर शख्स को ये बात समझनी चाहिए कि उसका कोई भी क्लाइंट है वो किसी भी शक्ल में हो, किसी भी तरह का हो, तो उसको फैसिलिटेट करना ज़रूरी होता है। तो इस वजह से उन्होंने इस बात को किया। तीसरी बात इसमें यह है कि कुछ रिजर्वेशंस जो थी और मुख्तलिफ जो उसके वेरिफिकेशन के जो बहुत सारे पहलू थे उसको उन्होंने अपने तौर पे गवर्नमेंट के साथ मिलके उसको सेटल कर लिया, और उसके बाद ये है कि अब इस चीज़ का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ यूसुफ साहब ये भी बताइएगा क्या ई वीज़ा दोनों से के लिए इमिग्रेशन स्टेटस या बरतानिया में दाखिले पर क़याम की शराइत पर भी कोई असर पड़ सकता है? किस पे? सॉरी, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इमिग्रेशन स्टेटस या बरतानिया में दाखिले पर या क़याम की शराइत पर भी कोई असरात मुरतब हो सकते हैं? इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इस पे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है, बल्कि यह है कि कुछ मामलों में, कुछ कामों में तो बल्कि बेहतरी आएगी। उसकी वजह यह है कि जाहिर है कि आपने मशीन रीडिंग पासपोर्ट होता है ना, तो अब यह है कि जब आपको डिजिटली आप उस सारे प्रोसेस को कर रहे होंगे, तो जब वो सारी चीज़ें स्टेट वाइडली कंफर्म हो जाएंगी कि यार ये सारी चीज़ें ठीक हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है, आज अगर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हों तो वो सारे HEC से ऑनलाइन वेरीफाई हो जाते हैं, IBCC से वेरीफाई हो जाते हैं, पासपोर्ट वेरीफाई हो जाता है नादरा से, बाकी सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसी तरह और भी बैंक्स और हर चीज़ें जो है ना वो कनेक्टेड है। इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि इसका फ़ायदा होगा और बेहतरी आएगी, और वो लोग के जो बीच में कुछ खराबी करते थे वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे, और हमारे पाकिस्तानी जो बाज़ यानी अजीबो-गरीब खबरें हमें सुनने को मिलती थी तो वो भी कुछ कम हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, कैटेगरीज के हवाले से बात कर लेते हैं। बताइएगा बरतानिया की जानिब से किन कैटेगरीज में ई वीज़ा जारी किया गया, मखसूस है या सबके लिए है? जी, इसमें तकरीबन सब के लिए है, कुछ एक आध कैटेगरी के अलावा तकरीबन सब के लिए। मसलन मैं अगर आपको बताऊं कि इनकी मेजर 7 कैटेगरीज हैं जिनको इन्होंने इसमें शामिल किया है। सबसे पहली और सबसे बड़ी कैटेगरी तो स्टूडेंट्स की है, यानी वो स्टूडेंट्स के जो 6 महीने से ज़्यादा किसी कोर्स में इनरोल वहाँ पे हो रहे हैं। 11 महीने का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है, यानी 6 महीने से ऊपर वाले जो हैं उनके ये सहूलत मिल जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि एक और दूसरी कैटेगरी होती है ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी की, और ये सीनियर लोग होते हैं, सीनियर वर्कर होते हैं और सीनियर ग्रेजुएट्स होते हैं, ये लोग इसमें आते हैं। तीसरी एक कैटेगरी होती है ग्लोबल टैलेंट की। ये टैलेंटेड लोग होते हैं कि जिनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है और वो बहुत हाई लेवल IQ रखते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने अपने फील्ड के अंदर काम करने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं। चौथी कैटेगरी है स्पोर्ट्स वालों की, जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में किसी भी तरह से शामिल होंगे तो उनको भी ये वीज़ा मिल जाएगा। 5वीं कैटेगरी है स्किल्ड वर्कर्स की, यानी उसमें ये कि हेल्थ में है या उसमें मतलब उसके अलावा जो उनकी डिफाइंड 2, 4, 5 कैटेगरीज हैं, तो उनके लिए जो स्किल्ड वर्कर के कैटेगरी में आते हैं तो उनको भी ये सहूलत मिलेगी। छठी कैटेगरी है टेम्परेरी वीज़े के हवाले से। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग चैरिटी के लिए वहाँ पे जाते हैं या रिलीजियस पर्पस के लिए जाते हैं या कुछ और एग्जीबिशंस और क्रिएटिव एक्टिविटी और बहुत सारे इस तरह के कामों के लिए वहाँ पे जाते हैं, तो वो भी एक बड़ी कैटेगरी है। तो वो वहाँ पे चूँकि फ्रीक्वेंटली आना जाना उनका होता है तो इस वजह से उनको भी इसमें शामिल किया है। 7वीं कैटेगरी इसमें है यूथ से रिलेटेड, और इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये यूथ के बहुत सारे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं, यूथ की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, यूथ के जनाब बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, तो उन्होंने उस सारी कैटेगरी को भी इसमें शामिल किया। हालांकि ये कैटेगरी जो है वो अपने टाइम के एतबार से बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं होती, मतलब ये है कि हफ्ते की, 3 हफ्ते की, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, मतलब इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो उसको भी उसमें उन्होंने शामिल किया है। तो इसमें यह है कि ये सारी कैटेगरीज इसमें आती हैं। बस सिर्फ वो लोग जो डिपेंडेंट होंगे या वो लोग कि जिनका जो है वो ज़रा डिफरेंट सिनेरियो होगा कि जो मतलब प्रॉपर किसी कैटेगरी के अंदर शामिल नहीं होंगे, उन्हें फिजिकल पासपोर्ट वहाँ पे जमा कराना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। यूसुफ साहब ये भी बताइएगा, इससे पहले जब आप बात कर रहे थे कि वेरिफिकेशन जो है मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स की दरकार होती है, जैसे IBCC से, HEC से और आपको जनाब नादरा से अपना जो है पासपोर्ट भी वेरीफाई करवाना पड़ता है। सर क्या दूसरे ममालिक में भी यही निज़ाम राइज है कि आपको डिग्रीज जारी की जाती हैं बाकायदा सरकारी इदारों की जानिब से, उस पर स्टैंप है, साइन है, लेकिन उसके बावजूद आपको एक नया प्रोसेस जो है करना पड़ता है, जाके वेरीफाई करवाना पड़ता है? हाँ, इसमें बड़ा आसान तरीका होता है, इसमें कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। जब डॉक्यूमेंट्स आप जमा करवाते हैं तो वहाँ पे सब चीज़ें स्टैम्प्स और सब चीज़ें लगी होती हैं, उनके पास मौजूद होती हैं। बाकी उसको फर्दर वेरीफाई करना या बाकी चीज़ करना ये कोई लंबा काम नहीं है। आजकल कनेक्टेड होते हैं, मिसाल के तौर पर बेशक लंबा काम नहीं है, ऑनलाइन है, सब कुछ बड़ी सहूलत है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर कंपेयर कर लें तो क्या बाकी ममालिक जो है वहाँ पे भी ये निज़ाम राइज होता है? जी, आपकी आवाज ब्रेक हुई। मैं सर आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो वेरिफिकेशन का मरहला है गो के बहुत इजी हो गया ऑनलाइन होने के बावजूद, आप बाकी ममालिक अगर हम देखें, कंपैरिजन करें तो वहां पर भी यही निजाम राइज है?
सॉरी, वो उनका इंटरनल काम है जी। और वो उस काम को वो कर लेंगे और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो जो चीजें, जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे, जाहिर है कि उन्होंने उसको चेक करना है किसी भी तरह से, तो वो उसको वेरीफाई करने, वो तो इतना बड़ा काम कोई नहीं है। वो उसमें स्टूडेंट का या एप्लीकेंट का तो कोई लेना देना नहीं है। उसका तो मसला उस वक्त आएगा कि जब कोई प्रॉब्लम सामने आएगी तो उस वक्त वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। जबकि सारी चीजें उसके सामने मौजूद हैं तो वो देख लेंगे, जहां कहीं उन्हें लगेगा वो अपने तौर पे कर लेंगे। बाकी इसमें हैसल नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है यूसुफ साहब, लेकिन कहीं ना कहीं तो मसाइल जो हैं वो लाजमी पेश आते हैं। यूसुफ अलमाज साहब, वीज़ा कंसल्टेंट मौजूद थे आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया। और यकीनन बरतानिया जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी और एक अच्छी खबर। और नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं और आपके साथ एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ शेयर करते हैं। मशहूर ज़माना साइंस फिक्शन और एक्शन फिल्म हैरी पॉटर के मद्दाहों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। फैंस एडवेंचर से भरपूर जादुई दुनिया में खोने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि हैरी पॉटर की नई टीवी सीरीज़ की प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है, जिसका ऐलान हैरी पॉटर के मरकजी किरदार की मखसूस लिबास में मलबूस तस्वीर के साथ किया गया। प्रोड्यूसर्स ने गुज़श्ता रोज़ हैरी पॉटर के लिबास में 11 साला डोमिनिक मैकलॉफिन की पहली तस्वीर जारी की है, जिसमें वो वही मारूफ गोल्ड चश्मा, हॉगवार्ट्स की यूनिफॉर्म और पेशानी पर बिजली के निशान वाली मखसूस अलामत के साथ नजर आते हैं। डोमिनिक के अंदाज ने मद्दाहों को डैनियल रेडक्लिफ की याद दिला दी है, जिन्होंने असल फिल्मी सीरीज में हैरी पॉटर का किरदार निभाया था और क्या ही खूब निभाया था। बिल्कुल, नो डाउट। और आपको मजीद आप बताते हैं कि जेके रॉलिंग की नॉवल की सीरीज से पहले ये फिल्म बना चुके हैं, लेकिन अब टीवी सीरीज तैयार की जा रही है, जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि इसे मुकम्मल होने में 10 साल लग सकते हैं। काफ़ी अरसे का टाइम है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई टीवी सीरीज का पहला सीजन 2027 में रिलीज किया जाएगा और मैं इंतजार में हूँ कि कब ये रिलीज हो टीवी सीरीज और हम देख सकें। और नाजरीन, इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक से पहले एक और छोटी सी न्यूज़ ऐड कर लेते हैं। और खबर बड़ी हैरानकुन है ये वाली। आपको बताते हैं कि पीर के दिन को लेकर लोगों की बहुत ज़्यादा सोच होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है, कुछ ऐसी कैफियत होती हैं जिसे वो अल्फाज नहीं दे पाते। हाँ, अपने जज्बात को, एहसासात को अल्फाज में नहीं ढाल पाते। तो आपको बताते हैं कि अगर आप भी हर पीर को एक अजीब सी बेचैनी, थकन या परेशानी महसूस करते हैं तो जनाब आप अकेले नहीं हैं, परेशान ना हो, घबराएं नहीं, क्योंकि हांगकांग यूनिवर्सिटी की एक ताज़ा तहकीक ये बताती है कि हफ्ते के पहले दिन यानी पीर को इंसानी जिस्म में तनाव पैदा करने वाला हार्मोन कोर्टिसोल अचानक बढ़ जाता है। और ये इजाफा मामूली नहीं है, बल्कि 23% तक हो सकता है। और ये सिर्फ नौकरी पेशा अफराद तक ही महदूद नहीं है, बल्कि रिटायर्ड और घरेलू अफराद भी इस जिस्मानी और जहनी दबाव का शिकार होते। मैं समझ रही थी शायद नौकरी पेशा अफराद के लिए ऐसा होता है, क्योंकि मेरी कुछ सूरत हाल मंडे को अमूमन ऐसे हो जाती है। तहकीक के बारे में बात करते हैं। तहकीक में 3500 से ज़ायद मुअम्मर अफराद का तज्जिया किया गया और मालूम हुआ कि पीर का ये भोजलपन वक्ती नहीं, बल्कि इसकी तवील मुद्दती असरात हो सकते हैं, जिसमें दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होने के भी खदशात होते हैं। सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि पीर के दिन हार्ट अटैक के केसेस में 19% इजाफा देखने में आया है। बहुत ज़्यादा, ये तो अलार्मिंग है। और मायरीन ये कहते हैं कि पीर के दिन का दबाव सिर्फ से ही जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये एक सकाफती और नफ्सियाती दबाव बन चुका है। ये तहकीक अपनी नौयत की पहली साइंसी रिपोर्ट है जो पीर के दिन से जुड़े तिब्बी और ज़हनी असरात को इतनी वजाहत के साथ बयान करती है। तो अब जब भी आपको मंडे को लेकर कुछ थोड़ी सी एंजाइटी हो, थोड़ी सी परेशानी हो, तो आपने इस रिसर्च को याद कर लेना और इसे अपने प्यारों के साथ भी शेयर करें, और उन लोगों के साथ खास तौर पर शेयर करें जिनके लिए मंडे जो है वो बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो अभी एक हेडलाइन ब्रेक है, इसको नॉर्मल उसके बाद दोबारा हम आपके पास आते हैं और आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मुल्की सियासत की। तो सियासी माहौल में काफ़ी गर्मा गर्मी देखने में मिल रही है। पीटीआई एहतजाजी तहरीक चलाने के मामले पर कन्फ्यूजन की शिकार है और इस हवाले से मुतजाद ऐलानात और इख्तलाफी बयानात सामने आ रहे हैं मुसलसल। सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने तहरीक के मामले पर कन्फ्यूजन की तस्दीक करते हुए बानी पीटीआई से मुलाकात ना होने की कड़ियाँ साजिश से जोड़ दी हैं और कहा है कि बानी का पैगाम कुछ और था, पार्लिमानी कमेटी में कुछ और बातें आईं, इनके पास कोई वाज़ेह प्लान नहीं है। दूसरी जानिब बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने 90 दिन की बात पार्लियामेंटेरियंस की सियासत से जोड़ दी है, लेकिन पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने दो टोक अंदाज में अली अमीन गंडापुर की तारीख को मुस्तरद करते हुए कहा कि तारीख सिर्फ बानी पीटीआई की चलेगी, कोई 90 रोज की नहीं।
दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ अडयाला जेल में मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद उन्होंने बताया है कि बानी PTI ने पार्टी रहनुमाओं के दरमियान बयानबाजी पर शदीद अफसोस और गुस्से का इजहार किया है और तमाम रहनुमाओं को बयानबाजी से रोक दिया है। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने से बाज रहें और मुत्तहिद होकर एहतजाजी तहरीक चलाने की हिदायत कर दी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान ऐवान सदर में मुलाकात हुई है, जिसमें मुल्क की सियासी, मौशी और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ इकदाम पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इकदाम से सदर मुमलिकत को आगाह किया। इस मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का अदा किया। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब आपके वक्त का। सर, तहरीक इंसाफ में हम देख रहे हैं तहरीक चलाने के मामले पर मुतज़ाद बयानात जो हैं वो आ रहे हैं। कोई रहनुमा 90 दिन की बात करता है तो कोई ये कह रहा है कि नहीं जी 5 अगस्त को ही जो है तहरीक है वो अरूज पर पहुंचेगी। ये कन्फ्यूजन क्यों है, ये तजाद क्यों है बयानात में? देखिए, सिंपल सी बात है, कन्फ्यूजन खुद इमरान खान फैलाते हैं। कभी इस्टेब्लिशमेंट से कहते हैं कि लड़ाई कर लो, कभी कहते हैं सिर्फ बात उनसे करनी है। फिर अपने सब लोगों को समझाया उन्होंने, तरीका किया, और अब जो 5 अगस्त की उरूज पे तहरीक जाने की बात थी उस पे सियासी तौर पे जूतियों में दाल बट रही है इनकी। अली अमीन गंडापुर कुछ कह के जाते हैं, उसके ऊपर आलिया हमजा ने बात की कि भाई मुझे तो बुलाया नहीं, शेख वकास कहते हैं नहीं, हमने सिर्फ पार्लियामेंटेरियन बुलाए थे। और फिर जो कुछ कल सलमान अकरम राजा जिस कदर गुस्से में आलिया हमजा के बारे में बात कर रहे थे, तो उस पर अली जफर साहब ने बड़ा अच्छा तबसरा किया कि ये ब्लड प्रेशर की दवाई लें, पानी पिएं, फिर बात किया करें, इन्हें इस तरह जेब नहीं देता बात करना। और वो अली जफर मशकूक हैं उस कल के सारे बयान पे कि नहीं, मुझे मेरी जब खान साहब से बात होगी तो मैं फिर बात करूंगा कि असल टिकट किसको है, पैगाम किसको है, तहरीक कैसे चलनी है। अब कल जिस बात को वो अलीमा खान कह रही थी कि हमें तो पता नहीं कि वहाँ पे क्या हुआ लाहौर में, और फिर वो इमरान खान साहब को सारा पता था। इसका मतलब है जिनको टीवी भी नहीं मिलता, जिनको अखबार भी नहीं मिलते, उनके बकौल, और जब वो वापस आते हैं तो वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ऊपर एक इल्ज़ामात की बारिश कर देते हैं, उनका ट्विटर अकाउंट से आता है। तो ये वो जो उनके बच्चे वहाँ से गोल्ड स्मिथ फैमिली के साथ निकले हैं, उनका प्रोग्राम बन रहा है कि फ्री इमरान खान, अमेरिका में भी लॉबिंग करनी है, और मुख्तलिफ लोग मुतहर्रिक हो चुके हैं अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जब से इंडिया के खिलाफ जंग जीती है, ताकि उससे होनी प्रोपेगेंडा जो हो रहा है और इंडियन प्रोपेगेंडा उसे उरूज दिया जा सके। बुनियादी बात वो है कि भाई ये जीत हजम नहीं हो रही। अब उसके अंदर पार्टी के अंदर लड़ाई है, सेनेट के टिकट्स हैं, वो कह रहे हैं कि टिकट देना है, नहीं देना है। तो एक टोटल कन्फ्यूजन है जो इमरान खान और उनकी बहनों ने फैलाई है इस तरीके से कि जाते हुए वो कहती हैं कि हमें नहीं पता कि क्या बातचीत हुई थी वहाँ पे, हफ्ते को हुई थी या इतवार को हुई थी, और वापसी पे वो तमाम तर प्रोपेगेंडा वो आके बात भी करती हैं। अलीमा खान के मेरी 2 बहनें मिल के आई हैं, उन्होंने ये बताया है, और इमरान खान साहब का फिर ट्विटर अकाउंट भी यही कुछ कहता है। अच्छा, हमें ये बताइए कि बानी PTI ने तमाम रहनुमाओं को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से सख्ती से रोक दिया है और मुत्तहिद होकर तहरीक चलाने की हिदायत कर दी है। क्या बानी PTI जेल में बैठकर पार्टी को मुत्तहिद कर सकेंगे? आपको क्या लगता है इस पर? देखें, ये कोई पहली दफा तो नहीं हुआ कि वो ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। उन्होंने तो शेख वकास अकरम को भी कहा था कि वो पेशावर क्यों बैठे हैं, वो आके इधर पार्टी का बयानिया दें, अली अमीन गंडापुर का बयानिया न दें। लेकिन कल ये तासुर बना कि अली अमीन ने बिल्कुल ठीक बात की है 90 दिन की, और आपको पता है जब से 90 दिन की बात को इंडोर्स किया है तो जो पाकिस्तान से बाहर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बैठे हुए PTI के, उन्होंने उसको सदर ट्रंप के साथ किसी ने मिला दिया है कि जी ट्रंप ने लंदन आना है तो वहाँ मुलाकातें होनी है इस फैमिली के साथ, इमरान खान के बच्चों के साथ, और जमाइमा गोल्ड स्मिथ भी मिलेंगी, प्लान भी मिलेगा, और ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब ये वो बयानिया है जो बनाया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा, जबकि इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है। लोग थक चुके हैं इन तहरीकों से। अब 5 अगस्त का उरूज बता के, तो 5 अगस्त आप और हम यहीं हैं, फिर बात कर लेंगे इसके ऊपर कि वो कितने उरूज पे जाती है और उनको कितनी इजाजत मिलती है और कितना वो जोर सियासी तौर पे लगा सकते हैं। और पंजाब में लोगों को निकालने के लिए जो वो कह रहे हैं कि KP से जो अरकान असेंबली थे उनको लाया गया था कि यहाँ पे लोग ताकि कुव्वत पकड़ें और घबराएं नहीं। तो अब ये पंजाब PTI क़यादत का मसला होगा कि एक तरफ तो उनको डांटा जा रहा है आलिया हमजा को कि कैसे आप
बयान दे सकती हैं, क्योंकि सलमान अकरम राजा का अपना बयान था जिसका जवाब उन्होंने दिया कि वो बहुत बिजी हैं तो वो नहीं आ सकी। तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं, और ट्वीट किया अली हमजा ने कि मैं कहाँ बिजी हूँ, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। तो अब ये सिचुएशन है कि आपस में तहरीक के अंदर भी इनकी दरारें पड़ी हुई हैं, क्योंकि पंजाब में पंजाब की जो क़यादत है वो निकलने को तैयार नहीं है। तो लोगों को कैसे निकालेंगे, ये इनका मखमसा बन गया। बिल्कुल दरारें तो हैं आमिर इलियास राना साहब, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो सेनेट के मामले पर टिकटों का मसला चल रहा है उसमें भी बड़ी कंफ्यूजन है। हम देख रहे हैं कि गंडापुर साहब ने 2 बार काबीना से निकाला मिशाल यूसुफजई को, उन्होंने फिर अलीमा खान साहिबा के खिलाफ, अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ भी उन्होंने जिस तरह के बयान दिए, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि उन्हें सेनेट का टिकट जो है वो दे दिया गया है। बैरिस्टर सैफ तस्दीक भी कर रहे हैं और इस पर उन्होंने ट्वीट भी किया मिशाल यूसुफजई साहिबा ने कि जी मेरे लिए बड़ी एहसास की बात है। तो इन्हें किस तरह से टिकट मिल गया सेनेट का? देखिए, मिशाल यूसुफजई का बड़ा करीबी ताल्लुक बन रहा है बेगम बुशरा के साथ, और वो उन्हीं की तर्जुमान भी बनी, फिर तर्जुमानी से भी हटाई गई, लेकिन वो उनकी कुर्बत हासिल कर चुकी नहीं है। तो ये जो टिकट है उनका खालिस्तान उसी तरफ से आया है। बेगम बुशरा के हवाले से अब आप देखें आर्मी चीफ पे एक प्रोपेगेंडा किया गया कि जी वो जुल्फी बुखारी भी कह रहे हैं कि जी मुझे आर्मी चीफ जो उस वक्त DGISI थे, जब उनको उधर से हटाया गया तो राब्ता करते रहे। भाई DGISI की तो पहले दिन से रिपोर्ट है कि उन्होंने जनरल बाजवा के जरिए इमरान खान को जो वजीर आजम थे बताया कि उनके घर में क्या चल रहा है, क्या माली फवायद हासिल किए जा रहे हैं, जिसकी पादाश में उन्हें उस ओहदे से हटा दिया गया था। तो उसके बाद अब इतने अरसे के बाद ये बात जब सवाल पूछा जाता है तो ये जवाब दे देते हैं। तो फौज की अपनी एक पोजीशन है कि आप सियासी मामला सियासी कुव्वतों से हल करें, लेकिन 9 मई के ऊपर उनका बहरहाल आज तक मौक़िफ़ वही है कि वो माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी और इसके ऊपर आपको कोई बचत नहीं होगी। तो वो बार बार CCTV के तकाजे कर रहे हैं, केसेस अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहे हैं। फिर तेजी से लाहौर में भी समात हो रही है, इस्लामाबाद में तो GHQ हमला केस रोका हुआ है। तो ये सारी परेशानियां देख के ये टैरिफ को ही ये हल होगा मामला के कौन किस तरफ जाएगा, कितने लोग बिकेंगे नहीं बिकेंगे, क्योंकि दावत खरीदारी के चक्कर में है कि अपने अपने ज्यादा से ज्यादा सेनेटर मुंतखब कराए जाएं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ऑपोजिशन जमातों की जानिब से ये खबरें भी आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने पर इत्तेफाक होगा। क्या ऑपोजिशन जमातें मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़ा अपसेट कर सकेंगी? देखें, खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातें अगर इकट्ठी नहीं होती तो उनको तो कोई फायदा नहीं होगा। लिहाजा उनके इकट्ठे होने में ही उनकी सीटें बनती हैं कि वो 4 निकालें 5 निकालें। अब वो दावे हो रहे हैं कि इधर से उम्मीदवार ज्यादा हैं आजाद, वो किसको कौन तोड़ेगा, PTI कितने अपने लोगों को बचा सकेगी। तो ये बहस चलती रहेगी। अब थोड़े दिन रह गए, 21 तारीख में सेनेट के जब इलेक्शन होंगे। बिल्कुल आमिर साहब, आप सही कह रहे हैं कि ये बहस चलती रहेगी इलेक्शन से पहले और मुलाकातें भी होती रहेंगी। सर, एक और बड़ी अहम मुलाकात हुई है, इसके हवाले से भी हम आपसे जानना चाहेंगे। सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान अहम मुलाकात हुई है और इसे अहम करार दिया जा रहा है। इसकी टाइमिंग और अहमियत के हवाले से और ये सियासत पर किस हद तक असरअंदाज हो सकती है, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? देखिए, हमारे यहाँ ना चूंकि इस दफा ये खबरें चली थी कि सदर साहब से रिजाइन लिया जा रहा है या वो छोड़ देंगे और फिर तदीद हर, लेकिन मैं आपको बताऊं सदर मुमलिकत और वजीर आजम की माहाना एक मुलाकात होती है और ये काफी अरसे से चल रही है, जिसमें वजीर आजम जाते हैं, आदम नजीर तारड़ और इसहाक डार इस वक्त चूंकि पाकिस्तान में नहीं है तो ख्वाजा आसिफ भी थे। और ये आपने देखा होगा कि जो कुर्सियों की सिचुएशन थी कि मोहसिन नकवी सदर पाकिस्तान और उनकी जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं, एडवाइजर हैं रुखसाना बंगश, वो इकट्ठे बैठे हुए थे। डॉक्टर आसिम जब वजीर आजम आए, सदर मुमलिकत ने उन्हें रिसीव किया तो वो वहाँ पे मौजूद थे। बाकी वज़रा की तादाद थी। ये हर महीने ये प्लान किया गया हुआ है इन्होंने कि जो भी मामला हुकूमत, क्योंकि एक पोल्यूशन पार्टी है, सदर मुमलिकत का एहतराम है, प्राइम मिनिस्टर हमेशा खुद जाते हैं उनके पास और जो भी मामला डिस्कस करने होते हैं, कानून साजी के हों, पॉलिसी अमूर हों, किसी चीज़ पे पीपल्स पार्टी को इख्तलाफ होता है तो वो इस सतह पे तय कर लिए जाते हैं और मामला अगर आगे हों तो फिर कमेटियां बना दी जाती हैं कि इस मसले पे इस सूबे में फलां लोग बैठेंगे। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी थी, लेकिन उसको हाइप इसलिए मिल गई कि सदर मुमलिकत के रिजाइन की बात आई हुई थी। बिल्कुल ठीक है, ये यानी मामूल की मीटिंग है जो कि हर महीने में एक बार होती है। बहुत शुक्रिया, इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया दे रहे थे और यकीनन इस मुलाकात को इस टाइमिंग के तनासुर में बड़ा अहम करार दिया जा रहा था कि चूँकि सदर जरदारी को हटाने की जो खबरें थी वो गर्दिश कर रही थी। साथ ही साथ अब हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तहरीक के मामले को लेकर। तो अब देखना ये कि 90 दिन की जो डेडलाइन है उस पर अमल होता है या फिर
5 अगस्त की जो तहरीक की तारीख है उस पर अमल किया जाता है। और अभी वक्त हुए छोटी सी ब्रेक का। नाज़रीन, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। दांत सिर्फ खाने पीने के लिए ही नहीं होते बल्कि एक खूबसूरत मुस्कुराहट और पुरएतमाद शख्सियत की पहचान भी होते हैं। मोतियों की तरह चमकते दांत ना सिर्फ चेहरे को निखारते हैं बल्कि सेहतमंद जिस्म की अलामत भी समझे जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गैर मुतवाज़न खुराक, नाक़िस सफाई, बेहतियाती और गैर जिम्मेदाराना आदात की वजह से अक्सर लोग दांतों की पिलाहट, मसूड़ों की सूजन और मुंह की बदबू जैसे मसाइल का शिकार होते हैं। और दांतों की बीमारियों से मुतालिक पाकिस्तान में सूरत हाल इतनी तशवीशनाक है कि माहिरीन के मुताबिक मुल्क में 90% से ज़ायद अफराद दांतों के मसाइल का शिकार हैं, लेकिन सिर्फ 13,000 दांतों के डॉक्टर्स मौजूद हैं। आलमी अदारा सेहत के मेयार के मुताबिक हर 10,000 अफराद के लिए एक डेंटल सर्जन का होना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। मगर पाकिस्तान में 13,400 अफराद के लिए एक डेंटल सर्जन दस्तयाब है और इसी पर बात आज हम करेंगे। जी हाँ, और क्या आपकी भी दांतों की जो चमक है वो मांद पड़ चुकी है, फीकी हो गई है? क्या मसूड़ों से खून आता है या ठंडा गर्म लगने पर दांतों में तेज झटका महसूस होता है? और सबसे अहम कि मुंह की बदबू की वजह से आपको महफिलों में शर्मिंदगी का सामना तो नहीं करना पड़ता। तो अब आपको फिक्र करने की बात नहीं, क्योंकि प्रोग्राम में आज हम दांतों के मसाइल और उनके कुदरती और हर्बल इलाज पर बात करने वाले हैं कि चंद सादा और कुदरती अज्जा की मदद से आप किस तरह अपने दांतों को बेहतरीन रख सकते हैं, सेहतमंद रख सकते हैं, चमकता हुआ रख सकते हैं और मसूड़ों को भी मजबूत बना सकते हैं। तो जनाब स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर चुके हैं माहिर तिब हकीम हाफिज फरहान साहब। हाफिज साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बताइएगा कि आज फिर क्या लेकर आए हैं आप दांतों के मसाइल के लिए? दांतों के हवाले से हमारे जो अतिब्बा है ना, उसमें कहते हैं कि अगर दांतों के अमराज होना तो इसी से दिमागी अमराज जन्म लेते हैं, क्योंकि मुंह के अंदर स्मेल और जो हम और इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी जो है, इसमें अगर हम हदीस पढ़ें अस्सिवा को मत हरातुल फमी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर आपका मुंह पाक है तो आप जो है आपका जिस्म जो है ना, स्टमक भी ठीक रहता है, पेट भी ठीक रहता है। तो इसमें हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम सुबह की बजाय अगर रात को ब्रश करना शुरू कर दें, एक तो हम रात को ब्रश नहीं करते, उसका नुकसान क्या होता है कि जब हम रात को ब्रश नहीं करते, सुबह के टाइम ब्रश करते हैं तो रात को जो हमने खाया होता है वो अंदर ही रहता है, जिसकी वजह से अंदर जरासीम पैदा होते हैं, बैक्टीरिया पैदा होते हैं, कीड़ा लगता है, नुकसान होता है। और सुबह हम जब उठते हैं ब्रश कर लेते हैं, ब्रश करने के बाद फ़ौरन नाश्ता फिर कर लेते हैं, तो अब मुंह जो है वो साफ़ रहता है सिर्फ 20-25 मिनट। हालांकि उल्ट करते हैं, हमें चाहिए कि रात को हम ब्रश करें, सुबह नाश्ता करके फिर दोबारा ब्रश करें, तो इसलिए इससे हमारे दांत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहेंगे। उसके अलावा मिसवाक, जो मैंने हदीस पढ़ी, मिसवाक इतनी बेहतरीन चीज़ है कि जो लोग मिसवाक करते हैं उनके दांत जल्दी ख़राब नहीं होते, जो मैंने हदीस पढ़ी थी। इसी तरह जो दांतों की जो दर्द होती है, अक्सर औक़ात लोगों के ना सोजिश हो जाती है और मुंह में ना पेन होती है, तो उसके लिए बड़ा आसान सा है कि आप सादा नमक के पास आ जाते हैं, बहुत सारी आपके पास चीजें हम खुद भी देख लें और ऑडियंस को भी बता दें कि है क्या क्या। अच्छा, इसमें एक बड़ी सादा सी चीज़ है, अगर मुंह के अंदर मसूड़े सूज चुके हैं, मुंह के अंदर दर्द हो रही है, दांतों में दर्द हो रही है, 1 कप गर्म पानी लें, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उससे कुल्ली करें तो फौरी तौर पे सुकून हो जाता है। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर पेन ज़्यादा हो तो फटकड़ी, ये फटकड़ी आम मिल जाती है, शबे यमानी भी कहती हैं, इसको आपने लेना। इस फटकड़ी जो है इसको पानी में हल करके इसकी कुल्ली करेंगे तो फौरी तौर पे पेन ख़त्म हो जाएगी। और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि बदबू बहुत ज़्यादा मुंह से आती है, उसमें होता ही है कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनको शुगर पेशेंट होते हैं या शुगर जब स्टार्ट हो रही होती है मुँह से स्मेल आती है। उसके अलावा स्टमक कॉन्स्टिपेशन की वजह से, उसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा। उसके लिए हम अगर मुरब्बा हरड़ इस्तेमाल कर लें या फिर ये कैस्टर ऑयल, 1 कप गर्म पानी में 2 से 3 चम्मच रात को मिला के इसमें खाने के 3 घंटे बाद इस्तेमाल कर लिया जाए तो इससे अफाका हो जाता है। वैसे मुंह की स्मेल खत्म करने के लिए सौंफ और सब्ज़ इलायची, ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है, इसको अगर इस्तेमाल किया जाए। वैसे भी आप डब्बी के अंदर मिश्री डाल के रख लें और मुंह में डालें, उसको च्यू करते एक बड़ी ज़बरदस्त मेरी वीडियो भी वायरल हुई थी और इतना ज़बरदस्त ये नुस्खा है, काफ़ी अरसे से हम इस्तेमाल करवा रहे हैं। ये क्या है कि आपने 1/2 लीटर की बोतल ली पानी की, अगर आपके दांतों में दर्द रहता है, ठंडा तत्ता लगता है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप इस तरह लौंग लें, कोई 5-7 तो इस तरह बोतल के अंदर डाल के रख दें।
ठीक है। अब ये 2-3 दिन पड़ा रहने दें, उसके बाद इसका असर इसके अंदर निकल जाएगा। फिर इसको आपने ऐसे ना हिला के रोजाना सिर्फ रात को सोते हुए एक कुल्ली कर लिया और ये करें। कितने दिनों के लिए हमने रखनी है? ये अब आपके पास आगे 1-1.5-2 माह 3 माह निकल जाएंगे। हाँ, रोजाना जबरदस्त। एक कुल्ली आपने करनी है, यानी उससे ये आपके ठंडे गरम का दांत, मुकम्मल इलाज है। हाँ जी, और इसके जबरदस्त। साथ साथ जो दांतों के अंदर दर्द होती है उसका बड़ा बेहतरीन इलाज है। और लौंग वैसे ही दर्द के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इसी तरह एक बड़ी ज़बरदस्त बाज़ लोग हैं वो मिसवाक नहीं करते, तो वो चाहती हैं कि मंजन और पेस्ट और इस तरह कलर की- से बड़ा उनको इशू हाँ होता जी। है मिसवाक के कलर से। अगर वो मंजन बनाना चाहती हैं तो बड़ा बेहतरीन किस्म का एक मंजन है, बड़ा मज़ेदार सा बनता है। ठीक है। उसमें अकरकरा ये आम मिल जाता है, ये 10 ग्राम अकरकरा ले लेना है। उसके बाद ये संग जराहत 20 ग्राम, ये इसको भाटा भी कहते हैं, संग जराहत भी कहते हैं। 20 ग्राम नाम ये लेना। मुश्किल है, तो अगर मुश्किल लगे तो आप सोशल मीडिया पे जाके बाद में भी नाम आराम से मुश्किल है, सेगमेंट लेकिन देख सकते हैं। मुश्किल आसान कर देंगे आप। कोई मुश्किल उसके बाद नमक है, ये ले लेना है 30 ग्राम, ये कौन सा नॉर्मल नमक है? आम नमक जो खाने वाला ठीक 30 है। ग्राम। उसके बाद लौंग ले लेनी है 10 ग्राम, ठीक है। उसके बाद ये फटकड़ी है, फटकड़ी आपने फुल्ला करके ना ये भी 20 ग्राम लेनी है। इसका आप ना मंजन बना लें, एक तो खूबसूरत, इसका जायका इतना ज़बरदस्त होता है, बच्चे शौक से करते हैं, ठीक है। ये मंजन इतना कमाल का है, अगर आप दांतों को ना सितारों की तरह चमकाना चाहते हैं, हर टाइम चमकते रहें, तो फिर ये मंजन आप बच्चों को लगाएं, बुरश के साथ या उंगली के साथ कर ये लें। उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिनको पेस्ट से एलर्जी, वो कहते हैं इतनी ज्यादा लेस बन जाती है पेस्ट के अंदर, अच्छा, तो इसमें कुछ- वो नहीं बनेगी, हाँ राइट? जी। हाँ। कुछ लोग चाहते हैं पेस्ट ही हो, वो जरा झाग बनती है, बच्चे शौक से, तो इसमें हर्बल में पेस्ट भी बड़ी जबरदस्त है। अच्छा, वो भी आप बताइए। एलोवेरा जेल ले लें, ठीक है। ठीक है। एलोवेरा जेल जो है ये बड़ी बेहतरीन है। इसी के अंदर आपने थोड़ा सा मीठा सोडा मिलाना है, ठीक है। इसी के अंदर आपने थोड़ा सा ये फटकड़ी आपने ले लेनी है, बरियां, ये फटकड़ी बरियां थोड़ी सी आपने मिलानी है, हल्की सी बिल्कुल। उसके बाद लेमन, ये लेमन आपने इसके अंदर निचोड़ लेना है। ये इतना ज़बरदस्त किस्म का, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपका पेस्ट तैयार हो गया। अब इसको आप ना थोड़ा सा इसका रिएक्शन होता है, अगर अब इसमें डालते हैं ना हम सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा ये इसके ना वो झाग झाग सी निकलेगी। बनती है। उसके बाद इसको रख दें, इसको आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इतनी, और इसमें नमक भी डालें टेस्ट के लिए, जरा सा नमक भी हल्का सा डालें ज़रा टेस्ट सा। आए। अच्छा, इसको अब आपने ना इस्तेमाल करना है, जैसे वो ब्रश के ऊपर लगाते हैं ना पेस्ट, हल्का सा लगाएं, झाग भी बनेगी, बेहतरीन किस्म की आपकी पेस्ट तैयार होगी। आप हकीम साहब हमें ये बताइए कि पूरे दिन में कितनी दफा एक इंसान को ब्रश करना चाहिए, क्योंकि ये कितनी दफा ब्रश करना भी एक चाहिए, ये debate बहुत है। बड़ा सवाल ये है। सबसे पहले हर जो- किसी की अपनी थेरी है। अच्छा, ऐसा है कि एक तो जो ब्रश हम इस्तेमाल करते हैं ना, एक ब्रश पहले इसका सुन लें कि ब्रश कितने दिन तक एक नया ब्रश इस्तेमाल करना चाहिए। Important। वो 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्लास्टिक है। हाँ, मिसवाक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रश जो है प्लास्टिक है, ये ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता। और अच्छा ब्रश इस्तेमाल करें, और पेस्ट बिल्कुल माइनर सी लगाएं। जैसे आप कह लें मसर का दाना होता है ना, इतनी जो भर के लगाते हैं वो नुकसानदेह है, वो नुकसानदेह है, ठीक उसका है। वैसे क्या नुकसान अच्छा, उसका नुकसान है अक्सर बच्चे ये अंदर ले जाते हैं या बड़े अच्छा, भी, अच्छा। ये कैंसर का और सबब बनता है, chemical ये है आंतों में इन्फेक्शन पैदा करती है, ठीक है। ऐसा नहीं करना। दूसरे नंबर पे आपने बताया कि रोजाना अगर सुबह शाम, वैसे तो जो मिसवाक की हदीस है, और मैं समझता हूँ जो 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, मिसवाक करते हैं, उन जैसे दांत तो हो ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही। अगर तो आप हर तकरीबन खाने के बाद ब्रश कर लिया करें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो कम अज कम रात को सोते वक्त बच्चों और बड़ों को ब्रश करना चाहिए, रात को सोने से हाँ। पहले। और उसके बाद सुबह जब नाश्ता कर लें उस टाइम फिर दोबारा ब्रश करें। तो इस तरह अगर ब्रश किया जाए तो बेहतरीन है, दांत जो हैं वो खराब नहीं होंगे। अच्छा, मसूड़ों इसी का तरह भी बताइए, मसूड़ों के लिए हमारे पास क्या है नुस्खा? अच्छा, इसमें ना अक्सर बच्चे जब दांत निकालते हैं तो उनके मसूड़े बड़े सख्त होते हैं, वो दांत से, उसके लिए एक तो बायो 21 टैबलेट दी जाती है, लेकिन जी। हम ना हिकमत में इसमें ये सुहागा है, सुहागा फुला करके हम देते हैं, सुहागा फुला करके इसमें शहद मिला के ना, तो बच्चे के ये ना ये इसके ऊपर लगाएंगे ना तो दांत जल्दी निकल आएंगे। दांत जल्दी निकल हाँ, आएंगे, ये बड़ा सही। बेहतरीन है। क्योंकि एक पेनफुल प्रोसेस है बच्चों के लिए बिल्कुल। दांत निकलने उसके वाला। अलावा जो दांतों के लिए ये सरसों ऑयल और नमक इतनी कमाल की चीज़ है ना, ये दोनों मिला के आप दांतों के ऊपर ऐसे मल के ना सो जाएं, सुबह ब्रश कर लें या मिसवाक कर लें, इतना करना चाहिए। कमाल का रिजल्ट है, इतना कमाल का रिजल्ट है, बेहतरीन है, ठीक है। तो उसके अलावा अगर वक्ती तौर पे पेन बहुत ज्यादा हो रही है, आप समझते हैं यार Instant रुक ही नहीं इलाज रही चाहिए। कौन, उसके लिए एक तो होता है लौंग, वहां पे रख लें दाढ़ के नीचे जहां पे दर्द हो रही है, फौरी अच्छा, रिलीफ है। ठीक है। लेकिन उससे भी तेज ये अमृत धारा है, ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इसमें 7 पुदीना, जो पुदीना आम ताज़ा होता है उसके साथ 7 अजवाइन और काफूर, 3 चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। पानी है। हाँ जी। ठीक तो फिर क्या करना है, इसकी रुई, थोड़ी सी रुई लेके ना, तो रुई के ऊपर लगा के आप दाढ़ में दर्द है, आपके दांत में दर्द है, वहाँ पे रख लें,
थोड़ी देर तक मुंह में रखें, बाद में वो थूक बाहर फेंक दें। इतना अच्छा इलाज है। बाज़ औक़ात मेरे पास पेशेंट आते हैं जी 2 साल पहले आपने लगाया था, अभी तक दर्द बिल्कुल ठीक है। तो इतना ज़बरदस्त है और फौरी तौर पे जो रिजल्ट है वो इतना ज़बरदस्त है। इसके अलावा हमारे पास इतना कमाल का एक ज़बरदस्त किस्म का ना ये और मंजन है, बड़ी बेहतरीन चीज़ है। 3 चीज़ें हैं सिर्फ सादा सी आसान सी। ये आपने लेना है चाक, ये आम मिल जाता है। हाँ, ये तो वो बोर्ड वाला है, ब्लैक बोर्ड वाला। हाँ जी, ब्लैक बोर्ड वाला। में यही आ रहा था कि चौक है। ठीक है, ये साफ अच्छे वाले 50 ग्राम ले लें और 50 ग्राम ही फटकड़ी फुला की हुई, ठीक है, ये तवे के ऊपर फुला करते हैं, और इसमें 50 ग्राम ही ये नमक डाल लें। तीनों चीज़ें डाल लें। ये इतना ज़बरदस्त किस्म का ये बनता है मंजन, और ये बाज़ जो है लोग बना के बहुत ज़्यादा सेल करते हैं। तो ये मंजन जो किया जाए, ये बेहतरीन किस्म का मंजन है, फौरी तौर पे सुकून देता है। इसी तरह अगर मुंह की बदबू ख़त्म नहीं हो रही और आपके ना वो दांत भी अच्छी तरह साफ़ नहीं हो रहा है, तो उसके लिए लहसुन का पानी लें आप, उसको भी आप लहसुन के पानी को थोड़ा सा लगा लें, तो उससे थोड़ी देर तक लगा रहने दें, उससे बदबू फौरी तौर पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये मतलब इतनी सारी चीज़ें अगर, और इसमें दांत बहुत सारे लोगों के कमज़ोर हो जाते हैं, खुद ब खुद टूटना शुरू हो जाते हैं, ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। तो ऐसे अफराद जो हैं उनको एक तो ये मुरब्बा आमला ज़्यादा से ज़्यादा खिलाया जाए, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। उसके बाद ये है जी साबूदाना, ऐसे अफराद जिनके दांत टूटते हैं या दांतों को पीसते हैं, ऐसे अफराद के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा एग भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, एग का इस्तेमाल करेंगे वो भी ज़बरदस्त, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा ये हल्दी है, हल्दी इस बेहतरीन है, ये भी दांतों के लिए, ये भी दांतों के लिए, ये भी आप ये सरसों के ऑयल में मिला के लगा सकते हैं, साथ इसके ये नमक डाल लें, ये भी नुस्खा बड़ा ज़बरदस्त है फौरी तौर पे। और ये आंबा हल्दी है? नहीं, ये आम हल्दी, वो जो मसाले वाली है, वो वाली है, ये वो वाली, इसको कहते हैं हल्दी गंडी। जो अम्बा हल्दी होती है वो बड़ी होती है, वो कटी हुई होती है, ये साबित होती है। वो तो वैसे खा भी सकते हैं आप, उसको कहवा में भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट इसका है जी। लेकिन ये है कि ओरिजिनल फॉर्म में लें आप, ओरिजिनल क्या आप गंडी लेके खुद पिसवाएं, तो ये आपको पता टोटल ये दांतों की इन्फेक्शन के लिए, उसके अलावा आंतों की इन्फेक्शन के लिए, टोटल ओवरऑल पूरी बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन है, इससे अच्छी चीज कोई नहीं है। इन्फ्लेमेशन के लिए सबसे तेज तरीन चीज है। यानी कि यहाँ पे हमने जो भी नुस्खे बताए ना, ये सारे ऐसे हैं कि जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं और फौरी तौर पे इनके रिजल्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का, बड़े अच्छे आपने नुस्खे हमें बताए। थोड़े से मुश्किल नाम थे, लेकिन वो सोशल मीडिया अकाउंट पे जाके दोबारा से आप सेगमेंट एंजॉय कर सकते हैं। नाजरीन, ये जो मुंह का मामला है, दांतों का मामला बड़ा सेंसिटिव होता है, क्योंकि आप किसी भी इंसान को पहले देखते हो तो सबसे पहले उसकी स्माइल के साथ उसके दांत नजर आते हैं, फिर आप उससे बात करते हो तो अगर उसके मुंह से स्मेल आए ना, तो आपकी सारी कॉन्वर्सेशन, आपके मकासद सारे तहस नहस हो जाते हैं। तो आपकी शख्सियत का आईनादार होते हैं। एग्जैक्टली। तो सोशल मीडिया पेज पे आप हमारे जाइए और आप देखिए आपको आपके प्यारों को क्या मसला है, क्योंकि मुझे लगता है कीम साहब ने जितने भी मसाइल थे ना दांतों मसूड़ों के रिलेटेड बात जाते थे, मैं वो सारे जो है बता दिए। एक बात जाते थे, जितने भी दिमागी अमराज के मरीज है ना या सर दर्द के, वो हमेशा अपने दांतों को जरूर चेकअप करवाएं, क्योंकि ये दांतों की वजह से सर दर्द और दिमागी अमराज का ताल्लुक बड़ा गहरा है। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कर दी है। बहुत ही शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। चलें नाजरीन, अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में खबर शामिल करेंगे कराची के डिफेंस में फ्लैट से मुर्दा हालत में मिलने वाली मारूफ अदाकारा हुमैरा असगर के हवाले से, जो कि हम देख रहे हैं कि उनके केस में अहम पेशरफ्त हुई है और तफ्तीशी टीम ने अदाकारा के मोबाइल फोन्स का मुकम्मल डेटा हासिल कर लिया है। अदाकारा के फ्लैट से 3 मोबाइल फोन्स, 1 टैबलेट, 1 ज़ाती डायरी और दीगर अहम दस्तावेजात बरामद हुई हैं। डिजिटल तजिए से ये भी मालूम हुआ है कि हुमैरा असगर के फ़ोन में 2000 से ज़ायद कॉन्टैक्ट्स मौजूद थे, जबकि 75 ऐसे नंबर्स की शिनाख्त हुई है जिनसे अदाकारा का मुसलसल राब्ता था। और नाजरीन, इसी तमाम सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची से सुनो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ शुएब बर्नी साहब। बहुत शुक्रिया शुएब साहब आपके वक्त का। आपसे जानना चाहूँगी, तफ्तीशी टीम की जानिब से हुमैरा असगर के मोबाइल फ़ोन का मुकम्मल डाटा हासिल कर लिया गया है, मज़ीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं? अच्छा, देखें, इस केस में अब मजीद तफ्तीश आगे बढ़ी है। ये जो मालूमात है इसके बाद भी अब चीज़ें अपडेट हुई हैं और उसमें यह है कि अहम तरीन जो मालूमात सामने आई है वो ये है कि हुमैरा असगर के पास
2 शनाख्ती कार्ड थे, जिनमें एक असल शनाख्ती कार्ड है और एक टेम्पर्ड शनाख्ती कार्ड है। उन दोनों की कॉपीज भी सुनो न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। जो टेम्पर्ड शनाख्ती कार्ड है वो और ओरिजिनल दोनों में सिर्फ तारीख पैदाइश का फ़र्क है। एक में तारीख पैदाइश लिखी हुई है 10 अक्टूबर 1983, जबकि जो टेम्पर्ड वाला शनाख्ती कार्ड है बिल्कुल वही तस्वीर, वही चीज़ें, सब चीज़ें सेम है, लेकिन उसमें तारीख पैदाइश जो है 10 अक्टूबर 1997 है। तो ज़रा ये भी कहते हैं कि मीडिया की ख़वातीन क्योंकि अपनी उम्रें कम करती हैं, तो वो वाला शनाख्ती कार्ड वो वहाँ यूज़ करके अपने शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए उन्होंने रखा हुआ था। ताहम इस हवाले से मज़ीद तहकीकात हो रही हैं कि ये टेम्पर्ड शनाख्ती कार्ड उनका कैसे बना। दूसरी जानिब जो उनके मोबाइल फ़ोन का जो डाटा हासिल किया गया है उससे मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई हैं। उसमें से 2 मोबाइल फोन्स पे तो उनके कोई पासवर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ था, तो उसको आसानी से खोल के देखा गया है तो पता ये चला है कि उमैर असगर के जो तीनों मोबाइल फोन हैं उनमें कुल 2215 नंबर सेफ थे और उन 2215 नंबर्स में से 75 नंबर ऐसे थे जिनसे उनकी फ्रिक्वेंटली कॉल हिस्ट्री और चैट हिस्ट्री मिलती है। उन 75 नंबरों में से वो रोजाना की बुनियाद पे या ज्यादा की बुनियाद पे राब्ते में थी और इसके शवाहिद मिले हैं। जबकि जो 2 अदद मोबाइल फोन पे पासवर्ड नहीं है उसकी वीडियो गैलरी और फोन गैलरी भी चेक की जा रही है, उसमें से भी कुछ चीजें वगैरह निकालने की कोशिश की गई है। उमैर असगर के नाम पे क्योंकि 3 सिमें थी तो उन तीनों सिमों का जो CDR है, उन तीनों सिमों में जो लगी हुए जो फोन्स थे उनका फॉरेंसिक, ये भी चीज साथ साथ होती चली जा रही है। इसके साथ साथ जो अदाकारा के फ्लैट से जो 3 मोबाइल फोन, टैबलेट, डायरी और जो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनसे भी मालूमात की जा रही है। बिल्कुल शुएब, ये भी बताइएगा, ये मालूमात तो हासिल की जा रही है, क्या हुमैरा असगर की मौत की असल तारीख का तयन हो पाया है या सिर्फ फोन डेटा पर इन्हिसार किया जा रहा है या फिर जो फूड आइटम्स मिली थी उसकी एक्सपायरी से ही जो है वो अंदाजा लगाया जा रहा है अब तक? जी देखिए, अब जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है तो तहकीकाती हुकाम ये दावा करते हैं कि हुमैरा असगर की मौत जो है 7 अक्टूबर 2024 को हुई है और 7 अक्टूबर 2024 को शाम 5 बजे तक ही उनका मोबाइल फोन इस्तेमाल हुआ है, उसकी हिस्ट्री मिल रही है। तो उसके बाद उनका मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं हुआ और जो 7 अक्टूबर 2014 था उसके बाद से जो उन्होंने उस दौरान भी जो 14 अफराद से राब्ता किया उनसे भी तफ्तीश की जाएगी, उनसे भी मालूमात ली जाएगी कि आखिरी दिन आपसे इनकी क्या बात हुई। उस दिन उनकी 14 अफराद से जो कन्वर्सेशन हुई है उसको भी कॉल हिस्ट्री बनाकर केस का हिस्सा बनाया जाएगा और उसकी भी मालूमात को एक्सपोज किया जाएगा या सामने लाया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान। अच्छा, जब 7 बिल्कुल तहकीकात जो हैं ये अभी जारी है, मजीद इनके सामने आएंगे और अब तक जो भी डेवलपमेंट हुई है इस केस में, जो भी पेशरफ्त हुई है उससे मुतालिक शुएब बरनी आगाह करने का आपका बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल ये एक आई ओपनर केस है सबके लिए और ख़ास तौर पर शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए। आपको मजीद बताते हैं कि शोबिज़ की दुनिया में दबाव, मुकाबला और तन्हाई एक आम मसला समझी जाती है और पाकिस्तान के कई नामवर शख्सियात का इसका शिकार हो चुके हैं। हाल ही में अगर हम देखें तो सीनियर अदाकारा आयशा खान, अदाकारा हुमैरा असगर की पुरअसरार मौत ने पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है। ख़ास तौर पर हुमैरा असगर की मौत ने कई तल्ख सवालात खड़े कर दिए हैं। इस दुख को हम डेफिनेटली बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इस केस में मज़ीद तफ्तीश की जा रही है, नए पहलू भी सामने आ रहे हैं और अगर सोसाइटी की बात की जाए तो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इस हवाले से काफ़ी खामोश भी नज़र आई है और कुछ इक़दाम भी करने की अपने तय कोशिश की जा रही है, जिसके बारे में मारूफ अदाकारा तूबा अनवर ने भी इंकशाफ किया कि अदाकाराओं के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, ख़ासतौर पर उन ख़वातीन के लिए जो घर से दूर काम कर रही हैं और उन्हें तन्हाई का सामना रहता है। इस ग्रुप का मकसद महज खैरियत दरियाफ्त करना ही नहीं बल्कि एक दूसरे का हाल अहवाल मालूम करना और ज़हनी दबाव के शिकार किसी भी साथी को बर वक्त सहारा देना है। ये कदम ना सिर्फ फनकार बरादरी में इंसानियत की एक रोशन मिसाल है बल्कि हम सब के लिए एक याद दहानी भी है कि पर्दे के पीछे भी एक हसास दिल धड़क रहा होता है जो सिर्फ आपकी तवज्जो का मुंतज़िर होता है। इसी पर डिस्कशन को आगे बढ़ा लेते हैं। फिल्म एंड ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हारून, बहुत शुक्रिया आपका। हारून, कराची में हालिया दिनों में जो दिल दहला देने वाले 2 वाक़यात सामने आए हैं, इन 2 वाक़यात ने शोबिज़ इंडस्ट्री और बतौर माशरा हमारी बेहिसी पर कई तल्ख सवाल उठाए हैं। बतौर क्रिटिक आप इस बेहिसी की वजह क्या समझते हैं? देखिए जी, जब इसको शोबिज़ कहा जाता है तो शोबिज़ जाहिर है कि अपने नाम के अंदर ही एक ऐसा पहलू लिए हुए हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखावा, जाहिर है अपनी असलियत को छुपा कर रखना और एक डिफरेंट इमेज प्रोजेक्ट करना, इस पूरे जो प्रोसेस है इसका पार्ट एंड पार्सल होता है। आप ये देख रहे हैं कि अभी आपने जिस तरह बताया कि 75 जो थे ज़ायद नंबर पे हुमैरा का रेगुलरली राब्ता रहा करता था,
लेकिन इसके बावजूद एक तन्हाई थी, एक आइसोलेशन थी जिसके अंदर वो ज़िंदगी गुजार रही थी। इसी तरह आयशा खान साहिबा को भी देखिए तो आप देखते हैं कि काफ़ी बड़ा करियर उनका, बड़े बड़े ड्रामे रहे, कितने दोस्त, कितने अफराद, कितने जानने वाले, कितने वाकिफकार इस दौरान में उनकी ज़िंदगी में आए होंगे, उनके साथ जुड़े होंगे, लेकिन वो अकेली तन्हाई का शिकार कराची में रहा करती थी। तो ये देखिए कि इंसान जो है वो किस तरह अपने आप को एक डिफरेंट तरह प्रोजेक्ट करता है। सोशल मीडिया इसके ऊपर और चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर देता है कि जहाँ पर आपकी ज़िंदगी एक बहुत खूबसूरत रंगीनियों से भरपूर नज़र आती है, ख़ास तौर पर वो लोग जो कि शोबिज़ से वाबस्ता हैं। आप हुमैरा की तस्वीर देखिए तो वो किस तरह बच्चों के साथ, चैरिटीज़ के साथ इन्वॉल्व थी, लेकिन उनकी ज़ाती ज़िंदगी में, उनकी अपनी शख्सियत में क्या तोड़ फोड़ जारी थी, उनकी फैमिली के साथ ताल्लुकात के बारे में जिस तरह चीज़ें सामने आ रही हैं, तो हम देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ का एक अंबार है और किसी भी इंसान के लिए जो है इस चेहरे को छुपा कर हारून, इस चीज में तो कोई दो राय नहीं है कि जब आपको अपनी फैमिली से, अपने प्यार करने वालों से मोहब्बत नहीं मिलती तो वही इंसान बाहर मोहब्बत ढूंढता है, दूसरों से मोहब्बत तलब करता है और मोहब्बत का कहीं ना कहीं भूखा भी नजर आता है। मैं आपसे मजीद जानना चाहूंगी क्योंकि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे अपनी ऑब्जर्वेशन रखते हैं, एक आपका कमांड है, चीज़ों को कीनली ऑब्जर्व करते हैं। ये जो शोबिज़ इंडस्ट्री में दबाव और तन्हाई का शिकार हो जाते हैं हमारे सेलिब्रिटीज़, इसको किस तरह हम प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह के इकदाम हमें करने की ज़रूरत है? और अगर हम इसका कंपैरिजन करें इंटरनेशनल लेवल पर दूसरी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं दूसरी कंट्रीज़ की, उनके साथ, तो वहाँ पर ये मसला इतना संगीन नहीं है जितना पाकिस्तान में देखा जाता है। क्यों हम अबैंडन कर देते हैं उन लोगों को जो सेलिब्रिटी बन जाते हैं, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ जाते हैं? देखिए जी, इसमें 2-3 चीज़ों को मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि जब आप इंटरनेशनली देखते हैं तो जिस तरह सेलिब्रिटीज़ बड़ी बनती जाती हैं वो अपनी शख्सियत में एक डेप्थ भी लाती हैं। उनका मुताला वसी होता है, वो अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, वो चीज़ें सीखते हैं, वो अपनी पर्सनैलिटी की ग्रोथ के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। हमारे यहाँ फ़नकारों का मसला ये होता है कि वो इस भागदौड़ में लग जाते हैं। अब ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के आने के बाद हमारे नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स, हमारे लाइक्स, हमारी इंस्टाग्राम के ऊपर इमेज किस किस्म की है, यही चीज़ें हमारे फ़नकारों का महवर बनकर रह गई हैं। लेकिन वो जो होता था ना कि एक आपने किस तरह अपने शख्सियत के अंदर मज़ीद गहराई लानी है, मज़ीद उसके अंदर ग्रेविटास लाना है, वो चीज़ें हमने छोड़ दी हैं। इंटरनेशनली जब फ़नकार होते हैं तो वो कॉजेज़ के साथ जुड़ जाते हैं, वो इन्वायरमेंट के ऊपर बात करते हैं। आपने देखा होगा एंजेलिना जोली रेफ्यूजीज के साथ काम कर रही हैं, लोग यूनिसेफ के साथ काम करते हैं, वाइल्ड लाइफ के लिए काम करते हैं। बहुत सारे मकासद होते हैं ज़िंदगी में जो वो अपना लेते हैं, और उनकी जो शोबिस की ज़िंदगी होती है और ये जो वो एज एन इंटेलेक्चुअल, थॉट लीडर, ओपिनियन मेकर अपनी ज़िंदगी बनाते हैं, वो फ़र्क होती है। तो इस तरह हमारे फ़नकारों को भी ये बात समझनी चाहिए कि ये ज़िंदगी आर्जी है, ये चकाचौंध की ज़िंदगी, शोबिस की, स्टूडियोज़ की ज़िंदगी, ये असल ज़िंदगी नहीं है। ये आपका प्रोफेशन है, लेकिन उसके बाद आपकी अपनी शख्सियत है। अच्छा हारून, फिर आपके किरदारों में आपकी अपनी एक शख्सियत है, ये चकाचौंध तो बिल्कुल आर्जी, आप सही कह रहे हैं। लेकिन एक और बड़ा तल्ख जो है वो हम देख रहे हैं, एक बयान आप उसे कह लें, एक हकीकत जो है वो सामने आई है। हुमैरा असगर के एक स्टाइलिस्ट रहे हैं किसी शूट के दौरान, उनकी जानिब से जो है एक ट्वीट भी किया गया था कि उनसे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हो रहा। उनका इंटरव्यू भी आया, वो कहते हैं कि जी किसी ने राब्ता भी नहीं किया, किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की हुमैरा के हवाले से, और लॉबिंग की उन्होंने निशानदेही की। जो सबसे बड़ी अहम बात, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि रहने दो, तुम्हें उसके साथ काम करने की क्या जरूरत है। तो ये तन्हाई नहीं है, ये आइसोलेट किया भी जाता है इंडस्ट्री के अंदर। बिल्कुल आप सही कह रहे हो ज़ैर। और अभी आप देखिए कि लव गुरु फिल्म, अनफॉर्चुनेटली बड़ा अफसोस है कि हुमैरा अपनी जिंदगी की पहली फिल्म जो थी वो देख भी नहीं पाई होंगी, क्योंकि उस वक्त तक वो गुजर चुकी थी। लव गुरु में एक छोटी सी अपीयरेंस है उनकी, और मैं बड़ा चौंका था जब मैंने उनको वहां देखा, क्योंकि हम उनको जानते हैं, उनको हमने टेलीविजन के ऊपर देखा था। तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा अरे किसी ने बात भी नहीं की कि हुमैरा भी इस फिल्म का हिस्सा है। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई होगी, इसका प्रीमियर हुआ होगा, तो फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, उनके साथी अदाकार, किसी ने हुमैरा को रीच आउट नहीं किया और उनको इन्वाइट नहीं किया उस प्रीमियर के ऊपर। लोगों ने उनको फोन करके कॉन्ग्रेचुलेट करने की जरूरत महसूस नहीं की, उनके दोस्तों ने, उनके कॉलीग्स ने, कि जी हुमैरा मुबारक हो, आपकी फिल्म आई है, आपका सीन देखा था। लेकिन ये इससे आपको अंदाजा होता है कि ये दोस्तियां भी कितनी फिकल हैं जो कि शोबिस इंडस्ट्री में होती हैं, और वो बिल्कुल आर्जी होती हैं, वो सेट के ऊपर होती हैं। इसके ऊपर पहले नईमा भट्ट भी बात कर चुकी हैं। तो मैं तो अब तमाम फनकारों के लिए बड़ा कंसर्न रहता हूं कि ये जो है, ये लोग जिस तरह का प्रोजेक्शन दे रहे होते हैं, हंसते खिलखिलाते चेहरे जिस तरह हमें नजर आ रहे होते हैं, हकीकत इससे बहुत दूर है। अंदर जो है बहुत गहरी
जो है वो तन्हाई और मायूसी No doubt. चल रही होती है अच्छा साथ साथ। हारून, ये जो अंदर की गहराई है, मैं तो ये सवाल करने से पहले शुक्र करूंगी कि हमारी सोसाइटी में एटलीस्ट अवेयरनेस आई है मेंटल हेल्थ को लेकर। पहले तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते थे कि मेंटल हेल्थ नाम की भी कोई चीज़ होती है। मुझे ये बताइए, एक्टर्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स और डिफरेंट जो हमारे राइटर्स हैं, इनकी जहनी सेहत के लिए शोबिस इंडस्ट्री में हमें क्या इकदाम करने की ज़रूरत है? ज़ाहिरी बात है ये बहुत सेंसिटिव काम होता है, ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, ये हर चीज़ को किसी और अंदाज में परसीव करते हैं, फिर बयान करते हैं, मतलब ये आम अफराद से थोड़े से हट कर होते हैं। तो इनकी मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल जी, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की, फनकार हसास होता है। और ये आप देखिए कि ये आप इंटरनेशनली भी देखें, हम कहते हैं कि इंटरनेशनली शायद सूरत हाल बेहतर है, लेकिन आप माइकल जैक्सन को देखें, आप मैथ्यू पेरी को देखें, ये वो लोग हैं जो कि तन्हाई का शिकार रहे हैं, बावजूद इसके कि उनकी एक बड़ी खूबसूरत और ग्लैमरस पब्लिक लाइफ थी, तो वो तन्हाई का शिकार अपनी ज़ाती ज़िंदगी में ज़रूर थे। इसके लिए जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थेरेपी और प्रोफेशनल हेल्प सीख करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब तो इस बारे में बहुत बात की जाती है, हमारा भी सोसाइटी आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सेप्ट कर रही है। तो मेंटल हेल्थ एक अहम इशू है। इसके हवाले से फनकारों के लिए ये मसला होता है कि वो जब किरदार स्क्रीन के ऊपर होते हैं या अपने मद्दाहों के सामने होते हैं तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट इमेज लेकर चल रहे होते हैं। और बड़े फनकार या बड़े अदाकार जो हैं वो आमतौर पर ये कहते हैं कि जब वो डिप्रेसिंग कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं तो वो खुद भी एक डिप्रेशन में बिल्कुल ठीक। हारून शोएब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जो कि अपनी राय दे रहे थे हुमैरा असगर के केस पर, जो कि बहुत सेंसिटिव केस था। मज़ीद इन्वेस्टिगेशन से बहुत सारी चीज़ें, तफसीलात सामने आ रही हैं। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए और उनको सच में पूछिए कि क्या सब ठीक है, आप ठीक हो। अपने सराउंडिंग में जो आपके प्यार करने वाले हैं ना, एक दफ़ा उनको झंझोड़ कर डबल दफ़ा, तीसरी दफ़ा ज़रूर पूछे क्या तुम ठीक हो, क्या तुम अच्छा महसूस करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि किसी की मेंटल हेल्थ उस टाइम पे कितनी डिस्टर्ब हो, उसे ये सवाल की कितनी ज़रूरत सिर्फ हो। रस्मी हाल अहवाल जो है वो आप दरियाफ्त करने तक ना रहें, आप बिल्कुल उनकी खैर खैरियत जो है वो जानते रहा करें और उससे बाखबर रहा करें। इसी पैगाम के साथ हमें दीजिए इजाज़त। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।